नमस्कार साथियों, मैं गोवर्धन दास और आज आपके लिए लेके आया हूं राजस्थान प्रशासनिक सेवा के आरएस मेंस का थर्ड पेपर का विधि वाला टॉपिक। दोस्तों, अभी तक हम ये देख चुके थे एक आरएस मेंस थर्ड पेपर में अभी तक कितने क्वेश्चन आए हैं, किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आए वो हम टैली कर चुके हैं। लास्ट ईयर के क्वेश्चन को भी देख चुके हैं। इसका पहले विधि की अवधारणा जो टॉपिक है वो मैं आपके करवा चुका हूँ। दोस्तों, मैं थोड़ा 2 दिन लेट हो चुका हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर मैं आपके काम में लगा हुआ था और मैंने आज एक साथ 2 दिन में 5 टॉपिक कवर कर लिए। मैं सबसे पहले तो इंतज़ार करने वाले सभी अपने दोस्तों से बेहद क्षमा चाहता हूँ कि आपको इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन दोस्तों मैं आपके काम में ही लगा हुआ था और थोड़ा गवर्नमेंट ड्यूटी पे भी थोड़ा जाना होता है, इसलिए थोड़ा सा समय मुझे कम मिल पा रहा था। बाकी समय में ईमानदारी के साथ आप लोगों को हेल्प करने के लिए ही लगा हुआ था। और ये मान के चलिए, मैं आपका पेपर आरएस मेंस का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों पेपर में आपके कवर करूँगा और फोर्थ पेपर में भी आपकी जो स्ट्रेटेजी होती है उसको चेक करूँगा, ठीक है। और जो ट्रिक होती है वो भी मैं आपको बताऊँगा आरएस प्री के चरण में, आरएस मेंस के चरण में और इंटरव्यू के तीनों के चरण में मैं आपके साथ हूँ। ये विश्वास आप बनाए रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हम आरएस मेंस के पेपर थर्ड की ओर, ठीक है दोस्तों। पेपर थर्ड में दोस्तों हम देख चुके थे आरएस मेंस का जो थर्ड पेपर है उसके 3 पार्ट है, 3 यूनिट है। उस 3 यूनिट के भी वापस 3 यूनिट है। एक तो है एथिक्स, नीति शास्त्र, एक है व्यवहार और फिर है विधि, ठीक है दोस्तों। इस विधि वाले टॉपिक को हम देख रहे हैं। इस विधि वाले टॉपिक में 4 पार्ट है। सबसे पहले तो विधि की अवधारणा, वर्तमान विधिक मुद्दे, तीसरा है दोस्तों स्त्रियों और बालकों के विरुद्ध अपराध और चौथा है राजस्थान में महत्वपूर्ण भू विधियां। दोस्तों, इसमें से जो विधि की अवधारणा है वो टॉपिक हमारा आज चल रहा है, तो इसके आगे में देखते हैं। सबसे पहले है कंसेप्ट, विधि की अवधारणा। विधि की अवधारणा के दोस्तों 4 टॉपिक है। 4 टॉपिक में से पहला है स्वामित्व एवं कब्जा। दोस्तों, ये स्वामित्व को समझने के लिए हमें कब्जे को समझना होता है कि स्वामित्व क्या होता है, तो कब्जे को भी थोड़ा पढ़ना होता है। इसलिए ये दोनों टॉपिकों को इन्होंने साथ दिया, स्वामित्व भी साथ दिया और कब्जे भी साथ दिया। उसके बाद में आता है आपके व्यक्तित्व, तीसरा टॉपिक है आपके दायित्व और चौथा टॉपिक है आपके अधिकार एवं कर्तव्य, ठीक है दोस्तों। अब आप देख रहे हैं आराम से, सब समझ में आ रहा है कि सबसे पहले आपके थर्ड पेपर के 3 पोर्शन के भी, थर्ड यूनिट के भी वापस 3, एथिक्स, बिहेवियर एंड आपके लॉ में हम चलते हैं। लॉ में हम चले तो लॉ के 4 पार्ट है। उस 4 पार्ट में से पहला पार्ट है विधि की अवधारणा। इस विधि की अवधारणा में भी वापस 4 टॉपिक है, स्वामित्व एवं कब्जा, व्यक्तित्व, दायित्व एवं अधिकार एवं कर्तव्य। अब हम आते हैं आपके विधि की अवधारणा में। दोस्तों, विधि या कानून किसी नियम या संहिता को कहते हैं। समाज को सम्यक ढंग से चलाने के लिए विधि अत्यंत आवश्यक है। विधि मनुष्य के वे सामान्य नियम हैं जो राज्य द्वारा ही तो स्वीकृत किए जाते हैं एवं राज्य के द्वारा ही लागू किए जाते हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति उस नियमों का पालन नहीं करता है तो समाज या राज्य उसे दंडित करते हैं। ये दोस्तों पालन न करने पर न्यायपालिका दंड देता है। समाज का प्रत्येक जीव कानून के द्वारा संचालित है। शासन के नाम से दुनिया भर में सरकारें नागरिकों के लिए विधि का निर्माण करती है। दोस्तों, अब बात आती है विधि का उद्देश्य क्या है। विधि का उद्देश्य है दोस्तों समाज के आचरण को नियमित करना, अधिकार व दायित्व की स्पष्ट व्याख्या करना। समाज विधि का पहला उद्देश्य दोस्तों कि समाज का जो आचरण है, व्यक्ति उचित मार्ग पर चले, इसके लिए एक कानून होना चाहिए। जैसे कि चोरी नहीं करना और चोरी करना। जो लोग चोरी नहीं करते हैं वो अच्छे आचरण पर चलते हैं और जो चोरी करते हैं उनको दंड देकर अच्छे मार्ग की ओर चलाने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो आचरण को रेगुलेट करने के लिए हमें विधि की आवश्यकता होती है। दूसरा, अधिकार और
दायित्व, आपके राइट और आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स किया जाता है विधि के द्वारा। फिर आता है साथ ही समाज में हो रहे अनैतिक कार्य और लोक नीति के विरुद्ध होने वाले कार्य को अपराध घोषित करके अपराधियों में भय पैदा करना भी अपराध विधि, ये विधि का उद्देश्य है। एक न्यायपूर्ण समाज में शांति, सद्भाव और मैत्री और सह-अस्तित्व कायम हो, इसके लिए दोस्तों विधि की आवश्यकता होती है। मैंने आपको कहा था दोस्तों विधि है, प्राचीन काल में ही विधि की अवधारणा दी गई थी। सबसे पहले ऋग्वेदिक काल में ऋत की अवधारणा दी गई थी। इतिहास में हम पढ़ चुके हैं कि ऋत का मतलब होता था कि नियम या संहिता, और इसका रक्षक बनाया गया था ऋग्वेदिक काल में वरुण को, जिसको कहा गया था ऋतस्य गोपा। ठीक है, ये समुद्र का देवता होता था और यही ऋत का संचालक करता था। प्रत्येक जीव, प्रत्येक देव और प्रत्येक व्यक्ति को ऋत के नियम का पालन करना आवश्यक होता था। मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका था कि इस दुनिया की, इस प्रकृति की हर चीज नियमों में बंधी है, विधि के द्वारा ही संचालित होती है। 1945 के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पश्चात सभी विभिन्न देशों में सरकारों को ये कहा गया था कि लोक नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक राज्य के द्वारा संविधान का निर्माण या कानून या विधि संहिता का निर्माण होना चाहिए, जिससे कि लोक अधिकारों की रक्षा की जाए। सबसे पहले आप जानते हैं कि सबसे पहले कानून का निर्माण किया था अमेरिकन क्रांति के पश्चात अमेरिका में। उसके आप जानते हो कि कई ऐसी भी, जैसे इंग्लैंड है, वहां पर लिखित संविधान नहीं है, अलिखित संविधान, लिखित संविधान तो है, विधि तो है। अब बात करते हैं दोस्तों स्वामित्व। स्वामित्व क्या है? स्वामित्व किसी निश्चित वस्तु पर एक ऐसा अधिकार है जो उपयोग की दृष्टि से तो अनिश्चित है, यानी उसको कितना भी आप उपयोग कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी लिमिटेशन नहीं है, मतलब उपयोग की दृष्टि से अनिश्चित है। दूसरा, व्यय की दृष्टि से अनिर्बंधित है, मतलब आप उसे कितना भी खर्च कर सकते हो, व्यय कर सकते हो। व्यय की दृष्टि से वो अनिर्बंधित है, मतलब अगर आप उसको स्वामित्व को खर्च करना चाहते हो तो उसके ऊपर, आपके ऊपर कोई भी बाधा नहीं आएगी, बाधा नहीं लगाता, क्योंकि वो उसका ऊपर आपका स्वामित्व है। जैसे कि आपके पास 100 रुपए, उस 100 रुपए को मैं खर्च करना चाहता हूं तो मेरे ऊपर कोई भी बाधा नहीं है, मतलब दूसरा, व्यय की दृष्टि से अनिर्बंधित। ठीक है दोस्तों। तीसरा टॉपिक, अवधि की दृष्टि से असीमित। ठीक है, ये दोस्तों ऑस्टिन की परिभाषा है। ऑस्टिन की परिभाषा क्या कहती है? सबसे पहली बात कि स्वामित्व किसी निश्चित वस्तु पर ऐसा अधिकार है जो उपयोग की दृष्टि से अनिश्चित है, व्यय की दृष्टि से अनिर्बंधित है और आपके अवधि की दृष्टि से असीमित है, मतलब वो लंबे टाइम तक बने रहेगा। जैसे मेरे पास 100 रुपए है तो वो मेरे पास 100 रुपए मैं जब तक चाहूं तब तक लंबी अवधि के लिए मेरे पास है। जैसे 1000 साल मान लो जिंदगी नहीं रहेंगे हम, तो 80 वर्ष है, ठीक है, तो 80 वर्ष तक मैं चाहूं तो उस 100 रुपए के नोट को अपने पास रख सकता हूं। मतलब अवधि की दृष्टि से वो बिल्कुल आपके असीमित है। ठीक है दोस्तों। उपयोग की दृष्टि से वह आपके पूरा का पूरा अनिश्चित है, मतलब उसको कभी कितना भी आप उपयोग ले सकते हो, जबकि खर्च की दृष्टि से वह अनिर्बंधित है। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं, ये तो थी ऑस्टिन की परिभाषा। तो ऑस्टिन की परिभाषा के अनुसार स्वामित्व में निम्न 3 तत्व आते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला वही है उपयोग की दृष्टि से अनिश्चित, स्वामी को वस्तु के उपयोग का पूर्ण अधिकार है, अन्य व्यक्ति उसमें विघ्न नहीं डाल सकते, परंतु इस उपयोग से अन्य व्यक्ति को क्षति या हानि नहीं होनी चाहिए, कार्य मतलब नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। मतलब उपयोग की दृष्टि से वह अनिश्चित है, स्वामी को वस्तु के उपयोग का पूर्ण अधिकार है, अन्य व्यक्ति उसमें विघ्न नहीं डाल सकते। ठीक है, लेकिन बस शर्त है कि किसी अन्य को इससे हानि नहीं होनी चाहिए। ऑस्टिन की परिभाषा है जिसमें 3 उसने कंसेप्ट दिए हैं। सबसे पहला उपयोग की दृष्टि से, दूसरा है आपके खर्च की दृष्टि से और तीसरा है अवधि। उपयोग, अवधि और आपके खर्च मतलब व्यय।
पहला तो हो गया उपयोग की दृष्टि से, दूसरा हो गया वयन की दृष्टि से और तीसरा हो गया अवधि की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा आता है आपके वयन की दृष्टि से अनिर्बंधित, मतलब स्वामी वस्तु का इच्छा अनुसार अपनी वयन यानी खर्च कर सकता है या अंतरण मतलब बेच सकता है, कर सकता है, जैसे बंधक, दान, विक्रय, उपहार आदि। ठीक है दोस्तों, थर्ड ऑस्टिन थर्ड परिभाषा आती है, पहला है उपयोग, दूसरा है आपका खर्च वयन और तीसरा आता है आपकी अवधि। अब आता है अवधि की दृष्टि से असीमित। स्वामित्व एक शाश्वत ऐसा अधिकार होता है दोस्तों जो स्वामी की मृत्यु के बाद भी उसके जो विधिमान्य आपके विधिमान्य जो वारिस होते हैं उनमें निहित रहता है। तो अवधि की दृष्टि से स्वामित्व असीमित होता है। स्वामित्व एक शाश्वत अधिकार है जो स्वामी की मृत्यु के बाद भी विधिमान्य वासियों में निहित होती है। अब आता है दोस्तों हर्बर्ट के द्वारा स्वामित्व में निम्न तत्व माने गए। हर्बर्ट, ठीक है दोस्तों, ऑस्टिन ने पहले तो विधि के बारे में, स्वामित्व के बारे में आपको बताया। अब आए हैं हर्बर्ट। हर्बर्ट मुख्यतः 4 बातों पर जोर दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, वो 3 बातों पे जोर दे रहे थे, जबकि ये 4 बातों पे, हर्बर्ट 4 बातों पे जोर दे रहे हैं। सबसे पहली बात, किसी वस्तु के प्रयोग का अधिकार, वही बात कर रहे हैं, वो भी उन्होंने बात की थी उपयोग की दृष्टिकोण से। दूसरी बात उन्होंने की थी खर्च के दृष्टिकोण से। ये भी कह रहे हैं अन्य व्यक्तियों को वस्तु से अपवर्जित करने का अधिकार, मतलब अन्य व्यक्ति को आप उस वस्तु से अलग रख सकते हैं, बिल्कुल अपने पास उसको रख सकते हैं। ठीक है, तीसरा वस्तु के वयन का अधिकार और चौथा है वस्तु को नष्ट करने का अधिकार। ऑस्टिन ये कहते हैं कि आपके पास कोई भी चीज हो, आप उसको सबसे पहले तो उपयोग कितना भी कर सकते हो, दूसरा आप उसको अन्य व्यक्ति से बचा के रख सकते हो। जैसे कि कोई सार्वजनिक वस्तु होती है, उसको कोई भी व्यक्ति ले लेता है परंतु आप उसको मना नहीं कर सकते। जैसे कि आपकी अगर कोई ऐसा चीज है, जैसे कोई कार मान लीजिए, उस कार को आप कितना भी उपयोग ले सकते हो, तो ऑस्टिन की वो पहली परिभाषा होगी। दूसरी परिभाषा, आप चाहो तो वो किसी भी व्यक्ति को उससे निर्बंधित कर सकते हो कि नहीं, आप उसमें नहीं बैठ सकते, तो दूसरी परिभाषा होगी। तीसरी, वो कह रहे हैं कि अन्य वस्तु के वयन का अधिकार, मतलब उस वस्तु को आपको कार को बेचने का अधिकार होना चाहिए। और चौथी बात, स्वामित्व के लिए मानते हैं कि आप चाहो जिस समय उस कार को तोड़ सकते हो, अगर वो जब चाहो तब उस वस्तु को अगर आप नष्ट करने का अधिकार आपके पास है, इसका मतलब आप वास्तव में स्वामी कहलाने के लायक हो। ये परिभाषा है दोस्तों हर्बर्ट की। तो हर्बर्ट ने 4 बातें प्रमुख बताई, जबकि ऑस्टिन ने 3 बातें बताई। पहली आपके उपयोग की दृष्टि से, दूसरा आपका वयन की दृष्टि से और तीसरा अवधि की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, हम ऑस्टिन देख चुके हैं जिसने 3 बातें प्रमुख बताई, हम हर्बर्ट देख चुके हैं जिसने 4 बातें प्रमुख बताई, जिसमें महत्वपूर्ण जो 2 चीजों अलग है। पहली क्या, एक आप उस वस्तु से किसी अन्य व्यक्ति को निर्बंधित कर सकते हो, मतलब पृथक रख सकते हो, अलग रख सकते हो। चौथी बात, उस वस्तु को आप नष्ट करने का अगर आपके पास अधिकार है, इसका मतलब आप स्वामित्व कहलाने के लायक हो। और 2 तो वही है दोस्तों, एक तो उपयोग की दृष्टि से और एक हो गया आपके वयन की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट। ऑस्टिन देख चुके हैं, वयन हम देख चुके हैं, ऑस्टिन और हर्बर्ट। अब दोस्तों आता है स्वामित्व का वर्गीकरण। स्वामित्व को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सामान्य, अब पहला आया था दोस्तों ऑस्टिन, दूसरा आया हर्बर्ट, अब तीसरा आया है सामंड, जिन्होंने स्वामित्व के बारे में बताया है। ठीक है दोस्तों, अब देखो सामंड द्वारा कहता है किसी वस्तु का स्वामित्व व्यक्ति और उस वस्तु के परस्पर संबंध का प्रतीक है, मतलब उस व्यक्ति और वो वस्तु उसके बीच में क्या क्या संबंध है, ये बताता है आपके स्वामित्व। सामंड ने लिखा है किसी भौतिक वस्तु का स्वामित्व ऐसे अवशिष्ट उपयोग का अधिकार है जिससे अन्य व्यक्तियों विलंघन के रूप में निहित उपयोग के समस्त विशेष एवं सीमित अधिकारों को अलग कर दिया गया हो। जैसे
बंधक संपत्ति की दशा में बंधक का अधिकार उस संपत्ति पर विलंगम होता है, अर्थात बंधककर्ता द्वारा बंधकदार को प्रदत्त इस विलंगम के अलावा संपत्ति के शेष सभी अधिकार बंधनकर्ता में ही निहित रहेंगे। जैसे कि इसको दोस्तों बताने का उद्देश्य पहला ये है, ये कहना चाह रहा है कि कोई भी, जैसे आपने कोई भी घर है वो रेंट पे लिया, ठीक है दोस्तों, तो रेंट पे लेने के बाद किराएदार जो होता है वो अपने मकान मालिक को किराया देता है और वहां पर रहता है, लेकिन पूर्ण रूप से जो अधिकार होते हैं वो किसके होते हैं? उस मकान मालिक के होते हैं, ठीक है दोस्तों। ये यानी विलंगम का मतलब होता है जिसके ऊपर कुछ चीजें शेष रही है। जैसे आपने, अगर आप किसी बैंक के पास लोन लेने के लिए जाओगे तो लोन आपसे, बैंक आपके ये देखेगा कि आपके ऊपर कोई विलंगम तो नहीं है। विलंगम का मतलब होता है कोई बकाया तो नहीं है आपके पास, ठीक है दोस्तों। अब ऑस्टिन ने स्वामित्व को भौतिक वस्तुओं तक सीमित रखा है, जबकि सामान्य ने इसे भौतिक वस्तुओं तक सीमित रखा है आपके, ठीक है दोस्तों। सामान्य ने इसे भौतिक वस्तुओं पर सीमित न रखकर एक अधिकार के रूप में भी देखा, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ा मिसप्रिंट है। ऑस्टिन ने स्वामित्व को केवल भौतिक वस्तुओं के देखा है पर ही सीमित रखा है, जो केवल मूर्त हो, जबकि आपके सॉमंड ने इसे भौतिक के साथ साथ एक अधिकारों के रूप में भी देखा, उसे मूर्त और अमूर्त दोनों वस्तुओं पर लागू किया, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट आता है आपके स्वामित्व का वर्गीकरण। स्वामित्व का वर्गीकरण आपके 6 भागों में किया गया है। सबसे पहला है आपसे मूर्त और अमूर्त। मैंने आपको पहले भी कहा था दोस्तों कि ऑस्टिन ने मूर्त स्वामित्व माना है, जबकि सामान्य ने मूर्त और अमूर्त दोनों माना है। इसे भौतिक वस्तु के साथ साथ एक अधिकार के रूप में भी प्रयोग किया। तो आपके स्वामित्व का वर्गीकरण 6 भागों में किया जाता है। सबसे पहला तो है मूर्त और अमूर्त स्वामित्व। दूसरा एकल और सह अस्तित्व स्वामित्व, ठीक है। मूर्त स्वामित्व कौन सा होता है? जैसे कि आप ये समझ लो कि ये मेरा मार्कर है, ये मूर्त है, मूर्ति की तरह है, इसको छू सकता हूं, इसको मैं ले सकता हूं, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा है तो वो मूर्त है, ये मेरा है, ठीक है दोस्तों। अब आता है अमूर्त व्यक्तित्व, जो दिखाई नहीं देता है लेकिन उसके ऊपर अधिकार होता है। जैसे आप समझ लो कि एक संतान के ऊपर किसी माता पिता का अधिकार हो गया, या किसी एक ऐसी चीज पर, अमूर्त चीज पर जिस पर अधिकार स्वामित्व माना जाता है, तो वो हो गया अमूर्त स्वामित्व, ठीक है दोस्तों। अब आता है एकल स्वामित्व या सहअस्तित्व स्वामित्व। जैसे अब बात आती है, जैसे ये पेन है, ये पेन अगर जैसे 20 रुपए का मार्कर है, इसको 20 रुपए मैंने पूरे देकर अगर इसको खरीदा तो ये होगा मैं एकल स्वामित्व। अगर मैंने 10 रुपए दिए हैं और मेरे एक मित्र ने इसको 10 रुपए देकर खरीदा है तो ये हो गया सहअस्तित्व स्वामित्व, ठीक है दोस्तों। पहला हो चुका है आपके मूर्त और अमूर्त स्वामित्व, दूसरा हो चुका है एकल और सहअस्तित्व स्वामित्व, तीसरा आता है न्याय और फायदाप्रद स्वामित्व। इसका मतलब होता है दोस्तों कि एक ऐसा जिसमें आपको वहां तक ही एक न्याय के रूप में ही आप स्वामी हो, यानी जिस किसी के भी आप वास्तव में उत्तराधिकारी हो उसके आप स्वामी हो। और दूसरी बात होगी कि जब आपको फायदा जहां पर हो रहा है उस समय आपको उसका स्वामित्व मिल जाता है। चौथा बात होती है दोस्तों विधिक और सामयिक स्वामित्व। इसका मतलब होता है कानूनी रूप से आपको स्वामित्व का दर्जा दिया गया है। और सामयिक का मतलब होता है दोस्तों कि किसी भी कंडीशन में उस वस्तु का वो विधिक रूप से स्वामी नहीं होता है, वो कहलाता है दोस्तों स्वामिक स्वामित्व। उसके बाद में होता है निहित स्वामित्व और समाआश्रित स्वामित्व। जैसे मैं जैसे अपने मकान का ही मालिक हूं तो मैं हो गया निहित स्वामित्व, मेरे अंदर ही वो निहित है स्वामित्व। दूसरी बात
मैं किसी और के रेंट पर रह रहा तो मेरा जो स्वामित्व है वो किसी के ऊपर आश्रित है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया समाश्रित स्वामित्व। उसके बाद होता है अबाधित स्वामित्व और सीमित स्वामित्व। अबाधित स्वामित्व कैसे? जैसे मान लो मैंने एक नया घर खरीदा तो मैंने उसका पूरा पैसा चुका दिया, तो वो हो गया मेरा पूरा एक घर जो एक फ्लैट का होता है, जैसे बंगला। उसके बाद में अगर मैं फ्लैट लूंगा, ठीक है दोस्तों, तो जो मेरे उसी घर में से होकर सीढ़ियां जाएगी, ठीक है दोस्तों, तो इसके ऊपर में ये होगा कि मैं अपनी जो खिड़की है वो तोड़कर पड़ोसी के घर में नहीं निकाल सकता कि मुझे गर्मी लग रही है, क्योंकि इस स्वामित्व के बारे में बाधा है। मतलब दूसरा हो गया आपके सीमित स्वामित्व। सीमित है मतलब इस जो सीढ़ियां है उसमें से आपके सेकंड फ्लोर वाले लोग जाएंगे ही उसमें से होकर। तो दो हो गया अबाधित स्वामित्व और सीमित स्वामित्व। इस प्रकार से स्वामित्व आपके 6 प्रकार का होता है। अब आता है दोस्तों स्वामित्व के आवश्यक तत्व। स्वामित्व के आवश्यक तत्व क्या है? पहला, वस्तु का पूर्ण अधिकार और हित स्वामी में निहित होना चाहिए। तो दोस्तों कीवर्ड क्या है? पूर्ण अधिकार और हित, ये दोनों स्वामी में ही निहित होने चाहिए। दूसरा, स्वामी वस्तु का स्वतंत्र उपयोग भी कर सकता हो और उसे खर्च भी कर सकता हो। ठीक है दोस्तों, पहला उसको पूर्ण अधिकार होना चाहिए और उसका हित स्वामी में ही होना चाहिए। दूसरी बात, वो उसका उपयोग भी पूरा कर सके और उसको खर्च भी जब चाहे तब कर सके। उसके बाद आता है यानी इसको बेच सकता है, चाहे तो उपयोग कर सकता है, चाहे तो वो इसे बेच सकता है। ले उसके बाद आता है स्वामी का अधिकार। स्वामी का अधिकार शाश्वत होता है, अर्थात अवधि की दृष्टि से असीमित होता है और उसके मरने के बाद भी उसके जो विधिमान्य जो वारिस होते हैं उसमें वो ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आता है स्वामी अन्य व्यक्ति को संपत्ति में अपवर्जित कर सकता है। मतलब अन्य व्यक्ति को वो चाहे तो उसमें मना कर सकता है, ठीक है, उस संपत्ति में। पांचवा आता है स्वामी को स्वामित्व त्याग का एवं संपत्ति को विनष्ट करने का अधिकार होता है। यही आपको दोस्तों आपने देख लिया था, उसमें हर्बर्ट की ये परिभाषा से साम्यता रखती है। अब स्वामित्व विधि के अंतर्गत निर्बंधित होता है। ठीक है दोस्तों, मतलब उसको कोई भी रोक नहीं सकता, कोई भी बाधक नहीं बन सकता। स्वामित्व के प्रयोग से अन्य व्यक्ति को क्षतिकारिक नहीं होनी चाहिए। ये वाली शर्त है कि इससे किसी को भी लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये स्वामित्व विधि के अंतर्गत निर्बंधित हो सकता है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि अगर कानून चाहे, इसमें अगर कानून चाहे तो वो स्वामित्व को सीमित कर सकती है। ठीक है दोस्तों, केवल स्वामित्व पर रोक केवल कानूनी तरीके से ही लगाई जा सकती है, जैसे संपत्ति का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, क्या अभी लैंड के बारे में कहा जा रहा है, क्या भूमि के बारे में कहा जा रहा है कि मोदी सरकार किसी भी व्यक्ति के पास लिमिटेड भूमि कर देगी, इससे ज्यादा कोई भी अपनी भूमि नहीं रख सकता। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये जो टॉपिक पढ़ा है इसमें से इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? सामंत द्वारा दी गई स्वामित्व की परिभाषा दो। ये टॉपिक 1 में से आया था, 2 नंबर का सवाल। ठीक है दोस्तों, अब ये सामंत द्वारा दी गई परिभाषा, उन्होंने क्या किया था? व्यक्ति और वस्तु का परस्पर संबंध का प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, इसमें ये पूरा आके आएगा। किसी भौतिक वस्तु का स्वामित्व ऐसे अवशिष्ट उपयोग का अधिकार है जिससे कि अन्य वस्तु को विलंगम के रूप में नियत उपयोग के समस्त विशेष एवं सीमित अधिकारों को अलग कर दिया गया हो। जैसे बंधक संपत्ति की दशा में बंधक का अधिकार उस संपत्ति पर विलंगम होता है। अर्थात दोस्तों ये कहने का मतलब है जैसे कि मैंने बंधक करता, इतनी टफ लैंग्वेज है, कुछ भी चिंता की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं हूं, मैंने कोई भी घर खरीदा तो मैंने बैंक में गया और
जैसे मुझे पैसों की जरूरत है तो मैंने बैंक को अपना घर के आधार पर लोन लिया, ठीक है दोस्तों। उस लोन को मैं मेरे कागजात मैंने बैंक के पास जमा करवा दिए। अब बैंक विधि मान्य रूप से उस घर के मालिक नहीं है, वो केवल सीमित समय के लिए ही वो उसकी मालिक है, ठीक है। बंधनकर्ता मतलब मैं ही उसका रियल मालिक हूं, ठीक है। विलंगम मतलब बकाया, पहले जब तक मेरे पास बकाया है तब तक उसका जो स्वामी है उसके जो कागजात है वो उसके पास रहेंगे, और उसके बाद में जैसे ही मैंने अपना बकाया चुका दूंगा उसके बाद में पूर्ण अधिकार मेरे पास हो जाएंगे। तब तक मेरे पास सीमित अधिकार है। ये दोस्तों ये बोल रहा है, ठीक है, कि विशेष और सीमित अधिकारों को अलग कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। ये वही है विशेष अधिकार। कैसे मेरे पास अगर मैंने अपना विलंगम पूरा चुका दिया मतलब बकाया राशि पूरी चुका दी है तो मेरे पास विशेष अधिकार। अगर मेरे पास मैंने अपना राशि नहीं चुकाई है तो मेरे पास सीमित अधिकार है। मैं बैंक जब चाहे तब लोन को नहीं चुकाने पर घर को पूरा क्रुक कर सकती है, मतलब ले सकती है अपने नियंत्रण में, ये कहना चाह रहे हैं। तो ये सामान्य की परिभाषा है कि व्यक्ति और वस्तु के मध्य परस्पर संबंध को दर्शाया है उसने, ठीक है दोस्तों। अब और तीसरी लाइन इसमें ये लिखनी है, पहली तो ये लिखनी व्यक्ति और वस्तु में परस्पर संबंध को बताया, फिर आपने आपको ये लिखना है कि किसी भौतिक वस्तु को अगर लेने पर उस जो बंधन करता है, ठीक है, उसको ऐसे उपयोग का अधिकार दिया जाता है जिससे कि उसके समस्त विशेष और सीमित अधिकारों को वो अलग कर दिया गया। जैसे कि बंधक संपत्ति में, बंधक संपत्ति मतलब गिरवी संपत्ति की दशा में बंधक मतलब अपन खुद, ठीक है, व्यक्ति का अधिकार उस संपत्ति पर बकाया, विलंगम मतलब बकाया होगा, अर्थात बंधनकर्ता द्वारा मतलब अपने द्वारा, व्यक्ति द्वारा बंधकदार को, बंधककर्ता सॉरी ये हो गया बैंक और ये हो गया व्यक्ति, बैंक द्वारा व्यक्ति को प्रदत्त इस विलंगम के मतलब बकाया के अलावा संपत्ति के शेष सभी अधिकार बंधककर्ता, ठीक है, मतलब बैंक में ही निहित रहेंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसमें यह बताना है कि भौतिक वस्तुओं तक सीमित रखा है, जबकि सामान्य ने इसे भौतिक वस्तुओं तक सीमित रखकर एक अधिकार के रूप में भी देखा। स्वामित्व एक अधिकार माना है सामान्य ने। अब ये देखिए 6 प्रकार के होते हैं स्वामित्व का वर्गीकरण, 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो मूर्त मूल एकल स्वास्तित्व, उसके बाद में न्याय फायदा पद, उसके बाद में आता है आपके विधिक और सामयिक, फिर आता है निहित और समाश्रित, फिर आता है अबाधित और आपके सीमित स्वामित्व। उसके बाद में आपके स्वामित्व के आवश्यक तत्व क्या क्या होते हैं। स्वामित्व को विधि के द्वारा निर्बंधित किया जा सकता है, मतलब उसको आपको निर्बंधित मतलब उस पर रोक लगाई जा सकती है, ठीक है। और आगे हम देख सकते हैं अधिकार हित स्वामी में होते हैं, स्वतंत्र उपयोग वहीकार करता है, अधिकार शाश्वत होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, अन्य व्यक्तियों को वो उससे अलग रख सकता है, ठीक है। स्वामित्व त्याग एवं संपत्ति को विनष्ट करने का भी अधिकार करता है, ये हर्बट वाला। उसके बाद में हम देख सकते हैं ये एग्जाम में आ चुका है RSMS 2016 के अंदर, ठीक है। और फर्स्ट पेपर में से दूसरा क्वेश्चन आया है ये व्यक्तित्व के प्रकार, ठीक है दोस्तों। अब देख चुके हैं कि RSMS 2016 में फर्स्ट टॉपिक में से केवल ये आपके 4 क्वेश्चन ही 4 नंबर के क्वेश्चन ही आए हैं, मतलब ठीक है दोस्तों। अब ये आपके स्वामित्व वाला पार्ट हो चुका है, अब मैं आपको कब्जे वाला पार्ट करवाऊंगा, ठीक है। मेरे पास काम कंप्लीट हो चुका है, पीछे बचा है व्यक्तित्व, दायित्व, अधिकार एवं कर्तव्य। व्यक्तित्व, दायित्व, अधिकार एवं कर्तव्य, ये वाला टॉपिक बचा है और ये वाले तीनों एक साथ में काम कर चुका हूं इस पे, और ये आपको जल्दी मिल जाएंगे 1 या 2 दिन के भीतर। अब विधि की अवधारणा, ये इसमें 4 टॉपिक है, 4 टॉपिक में से स्वामित्व पूरा हो चुका है, आपके पीछे के 3 टॉपिक बचे, ठीक है। और ये 3 टॉपिक मैं आपको 2 दिन के भीतर आपको वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है दोस्तों। अब हमारा आज तक
का ये काम पूरा हो चुका है। स्वामित्व के बारे में मैं काफ़ी मेरे दोस्त हैं जो आरजेएस लगे हुए हैं और एलएलएम और हाईकोर्ट में वकालत भी करते हैं, उनसे मैं ये सब चीज़ें थोड़ा देख लेता हूँ जिससे कि आप लोगों के लिए हेल्प हो सके। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा और मैं उसके ऊपर काफ़ी और वर्क कर रहा हूँ टेक्निकली, जिससे कि आप लोगों के लिए बेहतरीन चीज़ें उपलब्ध करवा सकूँ। आरएस प्री के लिए मेरे पास जो वीडियो है वो कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन अभी जो मेरी एनर्जी है वो मेंस पे और इंटरव्यू पे लगी हुई है, क्योंकि काफ़ी दोस्तों के इंटरव्यू है और उनको भी जितना हो सके मैं कोशिश कर रहा हूँ उपयोगी सिद्ध होने का। और इंटरव्यू के लिए भी मेरे पास पूरा संकलन है, आप चाहो जब उसे ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।